माधवपुर गांव में रहने वाला चंदू चोरी चकारी करके अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि चंदू एक भला इंसान नहीं है बल्कि एक शातिर चोर है। चंदू को महसूस होने लगा कि इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लोगों को उस पर शक जो हो गया था। ये सोचकर एक रात चंदू गांव छोड़कर भाग गया। घूमता घूमता कई नगरों और गांव को पार करता वह एक नए राज्य में पहुंच गया। चंदू ने सोचा कि कुछ दिन के लिए इसी राज्य में रुककर अपना चोरी का धंधा किया जाए। उसने नगर से बाहर अपने लिए एक झोपड़ी बनाई और अपने ठहरने की व्यवस्था कर ली। अगले दिन से उसने पूरे नगर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वह देखना चाहता था कि आखिर किस किस को अपना शिकार बनाया जा सकता है। 2-4 दिन तक नगर का मुआयना करने के बाद उसने एक अमीर सेठ के घर पर चोरी करने का फैसला किया। उसी रात को जब आधी रात के बाद सब लोग गहरी नींद में सो गए, तब चंदू चोर ने सेठ के घर की एक दीवार में सेंध लगाने का फैसला कर लिया। उसने दीवार में इतना बड़ा छेद कर दिया कि जिसमें से वह घर में घुस सकता था। सारा काम बड़ी ही शांति के साथ करके वह जैसे ही घर के अंदर घुसने लगा कि तभी दीवार की एक ईंट निकलकर उसके सिर पर लग गई। चोट इतनी जोरदार थी कि चंदू चोर की चीखें निकल गई और वह सिर पकड़कर बैठ गया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सेठ की नींद खुल गई। उसने सारा मामला जान लिया और उसने अपने पड़ोसियों की मदद से चंदू चोर को धर दबोचा। सुबह होते ही राजा के दरबार में चोर को पेश कर दिया गया। सेठ जी ने सारी घटना विस्तार से राजा को बताई और न्याय की मांग की। महाराज ने चोर से पूछा कि क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? चंदू चोर ने कहा, महाराज, ये सच है कि मैंने सेठ जी के घर की दीवार तोड़ी है, परंतु कोई चोरी नहीं की, तो इसलिए मुझे चोरी की सजा ना दी जाए, बल्कि मेरे साथ तो खुद बहुत बुरा हुआ है। सेठ जी के घर की दीवार में लगी ईंट से मुझे चोट लग गई है, इसीलिए मुझे चोट पहुंचाने का अपराध सेठ जी ने किया है। ये कहते हुए चंदू चोर ने अपनी चोट महाराज को दिखाई। किस्मत की बात है कि राजा साहब भी अव्वल दर्जे के मूर्ख आदमी थे। उन्होंने सेठ को डांटते हुए कहा, जब चोरी हुई ही नहीं तो सजा कैसी, बल्कि दोषी तो तुम हो, जिसके कारण इस भले आदमी को चोट लग गई। सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये सुनते ही सेठ जी के होश उड़ गए। वो आए तो थे चोर को सजा दिलवाने, परंतु खुद ही फंस गए। बेचारे सेठ जी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले, हजूर, यह सच है कि ये मेरा घर है, परंतु मैंने तो उसमें कुछ भी नहीं किया। गलती तो उस राजमिस्त्री की है जिसने मेरे लिए ये घर बनाया। उसने वह घर मेरे लिए ठीक से नहीं बनाया, इसीलिए वह ईंट गिर गई। राजा कुछ सोचकर बोला, शायद तुम ठीक कहते हो, उस राजमिस्त्री को हाजिर किया जाए। मैं चाहता हूं कि सजा केवल अपराधी को ही मिलनी चाहिए। राजा के सामने अब उस मकान बनाने वाले मिस्त्री को लाया गया। राजा बोला, ओ नीच आदमी, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कारण इस भले चोर को चोट लग गई और वह केवल तुम्हारी लापरवाही के कारण ही हुआ है। जब ये दीवार तोड़ रहा था तो एक ईंट इस बेचारे के सिर पर गिर गई। वह ईंट तुमने कैसी लगाई जो इस बेचारे को चोट लग गई? ये सुनकर राजमिस्त्री के तो होश हवास गुम हो गए। वह किसी प्रकार से हिम्मत बटोर कर बोला, हुजूर, यह ठीक है कि सेठ जी का घर मैंने बनाया था, परंतु ईंटें तो मजदूर ने रखी थी। उसी को इस बात की सजा मिलनी चाहिए कि उसने ईंट इस तरह से क्यों रखी कि इस बेचारे चोर के सिर पर चोट लग गई। राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मजदूर को बुलाया जाए और फिर मैं देखता हूं कि इस भले चोर के साथ न्याय कैसे नहीं होता। सो उस मजदूर को दरबार में लाया गया। जब राजा ने उसको इस घटना का जिम्मेदार ठहराया तो मजदूर डर के मारे कांपने लगा और बोला, सरकार, इस घटना का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैंने ईंटों को चिपकाने वाला मसाला बनाने के लिए जो तसला लिया था
वह एक लोहार से खरीदा था। अगर तसला सही होता तो उसमें मसाला भी अच्छा बनता और ईंटें ठीक से चिपक जाती। इस ईंट के गिरने का तो वो लोहार ही जिम्मेवार है जिससे मैंने ये तसला खरीदा और जिसके बनाए तसले में ईंट चिपकाने का मसाला ठीक से नहीं बना। आनन फानन में सिपाही उस लोहार को दरबार में उठा लाए। राजा ने कड़क आवाज में लोहार से कहा, सुन लोहार, तूने ऐसा खराब तसला क्यों बनाया जिसमें ईंटें चिपकाने का मसाला ठीक से नहीं बना। तेरे कारण ही इस भले आदमी के सिर पर चोट लग गई। तुझे इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। बेचारा लोहार डरते डरते बोला, महाराज, मैं तो जो भी सामान बनाता हूँ पहले लोहे को गर्म करके उसे आकार देता हूँ। मुझे लगता है कि लोहे को गर्म करने के लिए मैं जो कोयला इस्तेमाल करता हूँ उसमें कुछ गड़बड़ है। आप एक बार उस कोयला बेचने वाले को अपने दरबार में बुलाकर पूछताछ जरूर करें। राजा ने तुरंत कोयला बेचने वाले को बुलवा भेजा। कोयला बेचने वाला भी सारा मामला सुनकर परेशान हो गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ लकड़ी से कोयला तैयार करता हूँ। मुझे लगता है कि आप उस लकड़हारे को पकड़ें जो मुझे लकड़ी बेचता है। असली गुनहगार वही है। तुरंत ही सिपाही लकड़हारे को लेकर दरबार में पेश हो गए। बेचारा गरीब लकड़हारा सारा मामला सुनकर बहुत ज्यादा डर गया और राजा से बोला कि मैं तो सिर्फ जंगल से लकड़ी काट कर बेचता हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। असली दोषी तो वो है जो इन जंगलों का मालिक है। गुस्से में भरे बैठे राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जंगलों के मालिक को मेरे सामने पेश किया जाए। उसे सजा देना मेरा धर्म है। तभी राजा का एक मंत्री जो बहुत देर से ये सब सारा खेल देख रहा था, वह राजा के पास आया और बोला, महाराज, हमारे राज्य में जितने भी जंगल और वन संपदा है उन सब के मालिक तो आप खुद हैं। क्योंकि किसी भी राज्य में जंगलों, नदियों, वन संपदा आदि पर वहां के राजा का स्वामित्व होता है। तो क्या आप खुद अपने आप को इन सब का दोषी मानते हैं और खुद को सजा देंगे? ये सुनते ही राजा के होश उड़ गए। मंत्री की बात सुनकर राजा को अपनी मूर्खता और अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने अपनी गलती को सुधारते हुए सेठ और बाकी लोगों को पूरे सम्मान के साथ वापस भेज दिया और चोर को अपने अस्तबल में 6 महीनों तक घोड़ों की देखभाल करने के काम में लगा दिया। इस तरह से मंत्री जी की बुद्धिमानी से राजा ने बिल्कुल सही न्याय किया। मिथिला राज्य के रहने वाले गोनू झा, जो जाति से तो ब्राह्मण थे परंतु खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। उन्हीं के गांव में घुरिया नाम का एक आदमी था। असल में घुरिया एक चोर उचक्कों की प्रवृत्ति का आदमी था। मेहनत से जी चुराने वाले घुरिया ने गांव के 8-10 आदमियों को अपने साथ इस गलत राह पर डाल दिया था। कई प्रकार की बुरी आदतों का शिकार यह दल चोरी करने में बड़ा ही माहिर था। गांव में बरसात नहीं हुई तो खेतों में काम ढीला पड़ गया। लोग भगवान से मनौती करने लगे कि बरसात हो जाए। आखिरकार बरसात हुई और जमकर हुई। अब तो किसान खेतों में जुट गए। एक साथ सबका काम शुरू हुआ तो मजदूरों का अकाल सा पड़ गया। मजदूरों ने भी मौका जानकर अपनी मजदूरी बढ़ा दी। गोनू झा को भी अपने खेत की खुदाई करनी थी ताकि बीज बोया जा सके, परंतु मजदूर तो ढूंढे से ना मिलते थे। जो मिलते थे वह इतना अधिक पैसा मांगते कि चुप रह जाना पड़ता। गोनू झा भी परेशान थे कि कैसे खेत की खुदाई की जाए। बारिश के कारण जमीन में तो अभी नमी थी, नमी जाने के बाद मुश्किल बढ़ जाएगी। आखिरकार उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करने का विचार किया और जल्दी से अपने मित्र फेरन मिश्र के पास पहुंचे। आओ गोनू झा, मिश्रा जी बड़े ही प्रसन्न हुए। कैसे याद आई? आवश्यकता आ पड़ी। बिना आवश्यकता के कौन कहाँ जाता है? खेत खोदने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, गोनू झा ने कहा।
अब भाई हमसे तो कुदाल चलाई नहीं जाएगी, वरना हम जरूर चलते। आप बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, आदेश करो। बस एक अफवाह फैला दीजिए कि गोनू झा की कुंडली के अनुसार उसे शीघ्र ही कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। उससे क्या होगा, बस सब कुछ हो जाएगा। आपकी इतनी कृपा से ही मेरे लिए सब सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गोनू झा धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए। मिश्रा जी ने अपना काम कर दिया। सारे गांव में ये बात फैल गई कि शीघ्र ही गोनू झा को कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। और उसी रात गोनू झा के घर से कुदाल चलने की आवाजें आने लगी। इधर चोरों के मुखिया घुरिया ने भी ये अफवाह सुन ली थी। वह अपनी उत्कंठा को रोक ना पाया। उसने गोनू झा के घर जाकर कुदालों के चलने की आवाजें सुनी। वह गोनू झा के घर जा पहुंचा। वह देखना चाहता था कि गोनू झा के घर में खजाना मिलता है या नहीं। आधी रात तक कुदाल चलने की आवाज आनी बंद हो गई। घर के अंदर गोनू झा की पत्नी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? गोनू झा ने कहा, खजाना ढूंढ रहा हूं। सारा घर खोद लिया पर कुछ नहीं मिला। गोनू झा की हांफती हुई आवाज आई कि मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते, खजाना तो अवश्य ही है, पर कहां पर है? घर में तो नहीं है। पत्नी बोली, हो सकता है खेतों में हो। ये बात मेरी समझ में आई। मेरी माँ भी कहती थी कि हमारे खेत सोने की खान है। अब कल से मैं वहीं पर 20 मजदूर लगा दूंगा। देख लेना, जल्दी ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। तो अब तुम आराम करो, घर तो आपने सारा खोद ही दिया है। ठीक है, सवेरे से काम शुरू करता हूँ। इधर घर के बाहर छुपा हुआ घुरिया चोर ये सब बातें सुन रहा था। घुरिया चोर समझ गया कि गोनू झा थक जाने के कारण अभी खेत नहीं खोद पाएगा, वरना वह खजाना आज ही निकालने के लिए तैयार था। आधी रात हो चुकी थी। घुरिया सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा और उन्हें जगाया और बोला, आज बड़े माल की खबर है और तुम सो रहे हो। गोनू झा खजाना खोद रहा था। मिश्रा जी ने बताया है तो झूठ तो नहीं होगा। गोनू झा बड़ा ही चतुर आदमी है। वह आज अपने घर को खोद रहा है। बिना किसी कारण के तो वह घर को खोदने वाला नहीं था। यह बात है, वह बड़ा होशियार आदमी है। उसे घर में खजाना नहीं मिला। वह कल खेतों में मजदूर लगाकर खुदाई करवाएगा। उसकी माँ उसे संकेत करके गई है कि खजाना उसके खेतों में है। गुरु, फिर तो मजा आ जाएगा। गोनू झा खजाना अपने घर में लाएगा और हम किसी रात को ले उड़ेंगे। तुम मूर्ख हो क्या? घुरिया बोला, हमें आज बल्कि अभी उस खजाने को हड़पना होगा। सभी लोग अपने अपने कुदाल लेकर आ जाओ, मेरे साथ चलो। अभी रात का एक पहर बाकी है। हम 8 लोग हैं। जब तक गोनू झा जागकर खेतों में पहुंचेगा तब तक हम माल बटोर लेंगे। और उसी समय चोर मंडली अपने अपने घरों से कुदाल लेकर आ गई और पहुंच गई गोनू झा के खेतों पर। सभी चोर मिलकर खुदाई करने लगे। एक ने कहा, तू यहाँ खोद, तो दूसरे ने कहा, तू वहां खोद। पांव फटने तक गोनू झा का सारा खेत खुदा पड़ा था। चोर मंडली इतनी मेहनत करके पस्त हो चुकी थी। एक चोर ने कहा, गुरु, कुछ भी हाथ नहीं लगा। घुरिया ने पस्त भाव से कहा, हाँ यार, खजाना तो मिला नहीं, लगता है और ज्यादा गहरा है। तभी एक ने कहा, गुरु चलो यहाँ से, कोई आ रहा है। घुरिया ने देखा गांव की तरफ से कोई आ रहा था। वह गोनू झा ही होगा, चैन से सोया ना होगा। भागो सब यहाँ से। थके हारे चोर सब भाग लिए। आने वाला वह आदमी गोनू झा ही थे। उन्होंने चोरों को भागते हुए देख लिया था। गोनू झा मुस्कुराए। वह खेतों पर पहुंचे तो देखा कि उनकी तरकीब काम कर गई। खेत बिजाई के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया तो वह हंस हंस कर लोटपोट हो गई कि उसके पति ने मुफ्त के मजदूरों से कैसे काम करा लिया था। असल में
खेतों में कोई खजाना नहीं दबा था। गोनू झा ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाकर अपना काम करवा लिया।